हाय एवरीवन, माय नेम इज अनुज जिंदल। आई वेलकम यू टू दिस सेशन। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी 2024 यूपीएससी प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस। नाउ इस पेपर के थ्रू मैं सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। थ्रू दिस पेपर यू विल आल्सो गेट एन आइडिया अबाउट द चेंजिंग ट्रेंड ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इन प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। मेंस का यहाँ पर आइडिया नहीं लगेगा, बट प्रीलिम्स का काफी अच्छा आइडिया आपको यहां पर लग जाएगा। आई हैव डिवाइडेड द एंटायर प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ इकोनॉमी इनटू दीज 7 चैप्टर्स। इस तरह से मैंने 7 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। जो मेरी प्रीवियस ईयर पेपर की बुक है उसमें भी पिछले 10 साल के पेपर्स में इन 7 चैप्टर्स में सब कुछ क्रिएटेड है ईयर वाइज। तो सब कुछ चैप्टर वाइज एंड ईयर वाइज क्रिएटेड है। हाउ इट हेल्प्स यू इज बिकॉज इट इज इन सिंक विद how Indian economy is being taught in books like रमेश सिंह और नितिन सिंघानिया IAS। ऐसी जो बहुत अच्छी बुक्स हैं वहां पर भी सिमिलर चैप्टर वाइज डिवीजन आपको देखने को मिलेगा। ओके, इंस्टेड ऑफ 7 चैप्टर्स यू माइट सी 20 चैप्टर्स 30 चैप्टर्स, बट मैंने डिवीजन कम से कम चैप्टर्स में करने की कोशिश करी है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। फॉर एग्जाम्पल, पूरा नेशनल इनकम अकाउंटिंग या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ही चैप्टर में डाला है, बिकॉज अगर हम बहुत सारे चैप्टर्स इसी के बना देंगे इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड फिगर आउट कि कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। सिमिलरली 1947 टू 91 पूरा हमने एक चैप्टर बनाया है। व्हेन यू स्टडी इन द बुक्स यू विल सी इंडस्ट्री अलग से पढ़ाएंगे, एग्रीकल्चर अलग से पढ़ाएंगे, सर्विसेज अलग से पढ़ाएंगे, एक्सपोर्ट सेक्टर अलग से पढ़ाएंगे, बट यहां पर कंबाइन किया है क्योंकि अगर कंबाइन नहीं करेंगे तो बहुत कम क्वेश्चंस आपको हर एक चैप्टर में से देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस, और उसकी वजह से योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चेंजिंग ट्रेंड माइट बी डिस्टॉर्टेड। ओके, नाउ थैंक्स टू पर्णिका हु हैज हेल्प्ड मी इन क्रिएटिंग दीज प्रीवियस ईयर पेपर्स। लास्ट 10 ईयर्स की प्रीवियस ईयर पेपर्स के एनालिसिस में उन्होंने ही हेल्प करी है। यू कैन फाइंड हर ऑन लिंक्डइन एज वेल। शी इज ऑल्सो वन ऑफ द फैकल्टी ऑफ यूपीएससी। अब इस एनालिसिस में यूनिक क्या है पहले मैं वो बता देता हूं एंड देन वील मूव टू द एनालिसिस। एवरी क्वेश्चंस आंसर इज बीइंग डिवाइडेड इनटू 4 एलिमेंट्स। 4 एलिमेंट्स में डिवाइड किया है: नॉलेज, कॉमन सेंस, एलिमिनेशन ट्रिक एंड स्मार्टनेस। तो हर एक क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा, आई विल बी टेलिंग यू हाउ मच नॉलेज वॉज रिक्वायर्ड, हाउ मच कॉमन सेंस वॉज रिक्वायर्ड, कॉमन सेंस यूज हो सकती थी नहीं हो सकती थी, वॉज देयर अ यूजेबल एलिमिनेशन ट्रिक और नॉट, some kind of smartness technique that you can use from these questions for your preparation in the future. So smartness is futuristic. तो आप क्या यहां से सीख सकते हो for your preparation? ये सारी चीजें इन 4 पॉइंट्स के हिसाब से डिस्कस्ड हैं या फिर कवर्ड हैं। This will automatically help you understand better about how you can use previous year papers in the future and what you can learn from previous year papers. Otherwise हम बस पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि हाँ यहां से क्वेश्चन आया था, एंड दैट ब्रिंग्स टू द एंड आवर एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स व्हिच इज इनकम्प्लीट। ओके, दिस इज द यूनिक पोर्शन, दिस इज द पोर्शन वेयर द मोस्ट एफर्ट लाइज। स्टार्ट करते हैं विद दिस, लेट्स बिगिन। 2024 का एनालिसिस अगर देखोगे, मैं समराइज करूं तो टोटल जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो यहां से पूछे गए हैं, एंड यू विल सी दिस चेंजिंग ट्रेंड इन द इमीडिएट प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑल्सो। आपको ये 2023-2022 में भी देखने को मिलेगा। वेरी लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर एक्चुअली कमिंग फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स, फ्रॉम हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी और फ्रॉम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एरिया, इकोनॉमी पोस्ट 1991 अप टू 2010-2015। यहां से क्वेश्चंस नॉर्मली नहीं आ रहे हैं। दैट डजंट मीन दैट यू कैन स्किप दीज कंप्लीटली बिकॉज दीज एरियाज फॉर्म द प्लेटफॉर्म और फॉर्म द बेसिस on which you build up your understanding of economics as well as Indian economy. You cannot skip them, but at the same time we understand कि यहाँ से बहुत ज़्यादा questions नहीं आ रहे हैं. That means we did not be focused too much on them. We did not spend too much time on them because cost benefit analysis कम होगा. Instead, let's focus on these areas more. तो यहाँ पे आपको देख सकता है the role of Indian banks and RBI in development process, which means anything related with finance, regulatory bodies, banking system, inflation, financial market, capital market, bonds, यहां से questions बढ़ रहे हैं. In this year also we saw 7 questions from these areas. Similarly, social issues जो हैं सारे, जिसमें कि government schemes भी आती हैं, current affairs भी आता है, वहां से भी we are witnessing a lot of questions. This year also we saw 5 questions from there. 2 questions each
फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी विच इंक्लूड्स माइक्रो इकोनॉमी, तो खाली मैक्रो नहीं, माइक्रो इकोनॉमी से भी क्वेश्चंस यहां पर आ रहे हैं, नॉट दी हार्डकोर माइक्रो इकोनॉमी बट बेसिक्स लाइक प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, रियल इकोनॉमी, नोशनल इकोनॉमी, इस तरह के एरियाज से क्वेश्चंस वी आर विटनेसिंग. सो 2 क्वेश्चंस केम फ्रॉम देयर and 2 questions came from the area of public debt, public financing, not only Indian but also international. उसको करंट अफेयर्स में भी डाल सकते हो, यहां पर भी डाल सकते हो, मैंने यहां डाला है because it comes close to this area more. Okay, having understood the division of these questions in 2024, let's now try and go through all these questions one by one. Now the first chapter and second chapter, yahan se there were no questions. In chapter number 2.3, which is economic reforms, Indian economy post 1991, agriculture, industry, services, यहां से कुछ क्वेश्चंस 2023 में देखे हमने. सो देयर वाज वन क्वेश्चन इन 2023 दैट वी सॉ फ्रॉम हियर, और इसका आंसर जो है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है और उसमें यूपीएससी ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि एग्जैक्टली हमारे हिसाब से आंसर क्या है. लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली यूपीएससी वाज ट्राइंग टू आस्क हियर. The question is about micro, small and medium enterprises. It says, according to MSME Act, the medium enterprises are those with investments in plant and machinery between 15 and 25 crore. ये एक factual question है. MSMEs की turnover and investment के basis पे जो classification है, that has been known to everyone, आपको पढ़ाई जाती है. So it's a very easy option in this question. बहुत simply आप eliminate कर सकते थे कि ये option गलत है. मीडियम एंटरप्राइजेस में द लिमिट इज 50 एंड 250 करोड़, ये लिमिटेशन है. सो दिस इज इनकरेक्ट वेरी क्लियरली. सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वहां पे डाउट था. इट सेज ऑल बैंक लोन्स टू एमएसएमई क्वालिफाई अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर, एंड दैट इज वेयर द कंफ्यूजन वाज whether all bank loans to MSME qualify under PSL or not. According to civil services UPSC, yes, it is correct, all bank loans to MSME enterprises qualify under priority sector, which makes sense because MSME के अंदर there is no subclassification that only these kind of enterprises will qualify for PSL. All kind of enterprises, all kind of loans can qualify for PSL. Because we had an extreme word like all, therefore a lot of students as well as teachers were confused कि ये सही होना चाहिए, गलत होना चाहिए. So make sure that you do not fall into this trap. यहाँ पर भी एलिमिनेशन ट्रिक में ऑल्दो मैंने कई जगह बताया है दैट एक्सट्रीम वर्ड्स लाइक ऑल, ओनली, नन कैन हेल्प यू एलिमिनेट द इनकरेक्ट ऑप्शन, बट दैट डजंट मीन दैट इट कैन ऑलवेज हेल्प यू. ऐसा नहीं होगा कि वो आपको हमेशा हेल्प करेगा, कहीं कहीं पे वो आपको एक्चुअली इट्स अ ट्रैप ऑल्सो. इन दिस केस इट वॉज अ ट्रैप, दिस इज इन फैक्ट करेक्ट. ओके, तो ये एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था. यहां पे बहुत ज्यादा other than knowledge nothing else was required. जो सेकंड वाला ऑप्शन है प्रायोरिटी सेक्टर वाला, वहां पर a little bit of common sense was required that even if you've read about the classification of priority sector lending, you might feel कि यार अगर बैंक ने 10,000 करोड़ का लोन दिया एमएसएमई को, this was the question that was raised by students, but प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो है वो 40% ही चाहिए हमको. दैट इज द लिमिट दैट आरबीआई हैज प्लेस्ड, मिनिमम limit, not maximum limit. Would that mean that all the 10,000 crore will come under PSL? Yes, it would. Although the requirement of RBI is a minimum of 40%, that doesn't mean that if you give more than 40%, it will not come under PSL. It will still come under priority sector lending. That is the logical understanding behind this option. I hope this is clear. ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन सेंस कुछ नहीं है, एलिमिनेशन ट्रिक बहुत ज्यादा यूज नहीं कर सकते. ऑल्दो नॉर्मली जहां पर भी फैक्ट्स फिगर्स होते हैं, look at those facts with a pinch of salt because normally UPSC plays around with facts as well. तो हो सकता है कि facts में गलती हो. Look at them very closely. Try to find some kind of errors in those facts. Okay, I hope this makes sense. Next पे आते हैं. The next is 2 questions from chapter number 4 here, which was Indian tax system, public debt, fiscal policy, federal finance, poverty and unemployment. यहां पे पब्लिक डेट में से क्वेश्चंस आए थे. लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. दिस इज एन इंटरनेशनल क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इफ द यूएसए वर टू डिफॉल्ट ऑन इट्स डेट, होल्डर्स ऑफ यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स विल नॉट बी एबल टू एक्सरसाइज देयर क्लेम्स टू रिसीव पेमेंट. अगेन वेरी कॉन्सेप्चुअल, वेरी लॉजिकल. यहां पर आप whatever you study in your
Indian economy or economics classes will never directly help you to answer this question. It's all about understanding. If the US is defaulting on its debt, अगर हम US की जगह इंडिया भी लगाते तो भी ये आंसर हो सकता है. If Indian government defaults on its debt, automatically people who are holding the treasury bonds or the government bonds will not be able to exercise their claim, because government itself has said that we are claiming bankruptcy. We are claiming that we cannot give you interest on this debt or repay this debt anymore. We are defaulting on it. And because whatever the government issues is a fiat currency, it is not backed by any physical good or asset. It is only the trust of Indian government or US government with which it issues bonds or even currency. So automatically you will not have anywhere to go. If the government defaults, you cannot put claim on anything at all. Okay, that is why that is the meaning of a fiat currency. तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट भी टच हुआ है. The answer is option number A. Both are correct. Second option देख लेते हैं. The US government debt is not backed by any hard assets, but only by faith of the government. That is why you cannot exercise any claim, because it is not backed by anything tangible. कोई भी asset उसके पीछे नहीं है. And that certainly helps us answer or explain statement number 1. So both the statements are correct, and the statement second explains statement 1. इसकी वजह से आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया. दिस वाज अ क्वेश्चन आस्क्ड इन 2024. अब यहाँ पे क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं वो देख लेते हैं. नॉलेज का जो एस्पेक्ट है उसमें हमें फिएट करेंसी का लॉजिक अगर पता होगा, कॉन्सेप्ट पता होगा, इट विल हेल्प अस आंसर द क्वेश्चन फास्टर. कॉमन सेंस. इन 2023 द यूएस सेनेट पास्ड लेजिस्लेशन दैट लिफ्टेड गवर्नमेंट्स 31 ट्रिलियन डेट सीलिंग, बिकॉज ऑफ विच the US government did not have to default on its debt. Now this is from current affairs. तो अगर आपने current affairs ढंग से पढ़े थे, you might have remembered the concept behind this current affairs, this legislation that happened in the United States. Elimination trick यहाँ पर कुछ नहीं है. Smartness मतलब futuristic हमें क्या ध्यान में रखना है, to regularly read newspapers, because जरूरी नहीं है कि आप जब बेसिक्स पढ़ोगे तो ये सारी चीजें आप उतनी डेप्थ में पढ़ पाओगे. बट व्हेन यू आर एबल टू कनेक्ट देम, इंटररिलेट देम विद द न्यूज़पेपर रीडिंग, विद व्हाट इज हैपनिंग इन करंट अफेयर्स, ऑटोमेटिकली योर अंडरस्टैंड विल बिकम मोर डीपर. ओके, आई होप दैट मेक्स सेंस. क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. दिस वाज आल्सो आस्क्ड इन 2024. दिस वाज अबाउट सिंडिकेटेड लेंडिंग एंड क्रेडिट लाइन. There are two statements. Statement 1 is syndicated lending spreads the risk of borrower default across multiple lenders. तो सिंडिकेटेड लेंडिंग का मतलब बताया है. इफ यू हैव रेड पब्लिक फाइनेंस, इफ यू हैव रेड द रीसेंट बैंकिंग करंट अफेयर्स, देन ऑटोमेटिकली यू कैन ऑल्सो फिगर आउट व्हाट इज सिंडिकेटेड लेंडिंग, और यहाँ पे क्यों ये एग्जैक्टली पूछा है. द सेकेंड स्टेटमेंट से सिंडिकेटेड लोन कैन बी अ फिक्स्ड अमाउंट बट कैन नॉट बी अ क्रेडिट लाइन. अब ये इनकरेक्ट है, क्योंकि सिंडिकेटेड लोन कैन ऑल्सो बी अ क्रेडिट लाइन, मतलब शॉर्ट टर्म लोन भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म लोन भी हो सकता है. लेट्स से अ कंपनी वांट्स 10,000 crore only for working capital. Let's say COVID-19 आया था, companies needed, especially pharma companies needed a lot of funds just to create a vast amount of these vaccines. उस केस में one particular bank might not be able to pay or give this kind of loan to that company. Multiple banks will come together and give that working capital loan. In that case also it is a syndicated loan. Syndicated loan ही चल रहा है. It doesn't mean कि syndicated loan नहीं कर सकते वहां पर, because it is a credit line. So conceptually incorrect है. अगर आपको डिटेल्स थोड़ी सी पता है syndicated lending की, automatically your understanding will be more clearer and you will be able to answer this. अब इसके 4 एस्पेक्ट्स देख लेते हैं. नॉलेज में आता है syndicated loan होता क्या है. It involves multiple lenders pooling resources to finance large projects. जो मैंने आपको बताया, बहुत सारे बैंक्स आ जाते हैं एक साथ and they finance one large project because one bank cannot do it. The risk is too high. If that project fails, the bank itself might go down, and that is why that multiple banks come together. Okay. Loans can be either fixed or credit line. कुछ भी हो सकता है. ये हो गया knowledge aspect. Common sense relate करता है current affairs से. Recently, SBI and Shriram Finance raised the largest amount of multi-currency loan in India. The largest syndicated loan for a private सेक्टर इंडियन एनबीएफसी इन रिसेंट ईयर्स. तो ये न्यूज में था. अगर ये पढ़ा होगा और इसको थोड़ा सा एनालिसिस किया होता तो पता लग जाता सिंडिकेटेड लेंडिंग क्या होती है. ओके, एलिमिनेशन ट्रिक.
पहले बहुत ज्यादा काम किया करता था, आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई, अब एलिमिनेशन ट्रिक्स कम काम करती हैं। एज आई सेड इन द फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल जो वर्ड यूज किया था उसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स का वो आंसर गलत हुआ था। यहां पर ऑल दो इट वर्कड, यहां पर भी एक एक्सट्रीम वर्ड यूज किया, कैन नॉट, जिसकी वजह से हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, बट it will not always work. So please make sure that you're not just blindly following this elimination trick. Okay. Smartness, again the same, because both these questions are from current affairs. Current affairs पढ़ो, उसको बेसिक्स के साथ कनेक्ट करना जरूरी है। मैं आपको बहुत जल्दी ही इन द फ्यूचर वीडियोज आई विल ऑल्सो टेल यू कि आपको नोट्स किस तरह से बनाने हैं, सो दैट यू कैन इंटीग्रेट द बेसिक्स विद द करंट अफेयर्स स्मार्टली। दिस इज अ बिग प्रॉब्लम दैट स्टिल एग्जिस्ट इन सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स आर स्टिल नॉट एबल टू डू इट। तो हम इस चीज को करने की कोशिश करेंगे। आई विल गिव यू सम एग्जाम्पल्स एंड शो टू यू हाउ कैन इट बी डन सक्सेसफुली। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। फिफ्थ चैप्टर जो इंडियन इकोनॉमी के अंदर था, दैट वाज अबाउट पॉपुलेशन ग्रोथ। तो ये सारे सोशल इश्यूज हो गए, पॉपुलेशन, डेमोग्राफी, हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर, डिस्क्रिमिनेशन, ये सारे सोशल इश्यूज हो गए जिसके अंदर गवर्नमेंट स्कीम्स भी आते हैं। यहां से वी सॉ 5 क्वेश्चंस इन दिस ईयर्स एग्जामिनेशन। फर्स्ट क्वेश्चन था प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। नाउ मनीष सर टीचर्स गवर्नमेंट स्कीम्स वंडरफुली, तो वो कुछ टाइम में क्लासेस लेंगे तो आपको बताएंगे गवर्नमेंट स्कीम्स किस तरह से याद करनी है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ फैक्ट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर इन गवर्नमेंट स्कीम्स, नंबर 1, एंड सेकेंडली कुछ ना कुछ उनके पीछे अगर कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है, तो उसको भी याद रखना है। The importance of government schemes has especially increased in the last 10 years because अभी planning commission नहीं है, because now we have नीति आयोग which is an advisory body. We do not have planning commission anymore. पहले planning commission used to come out with development policies, और वो जो policies लेके आता था the states used to implement them, but now it doesn't happen anymore, and that is why the government creates a lot of schemes both at the central and at the state level. That is why the number of schemes have increased, skyrocketed in the past 10 years. तो स्कीम्स आपको याद रखनी बहुत जरूरी है। एवरी ईयर यू सी 2-3 क्वेश्चंस, नंबर 1 कमिंग इन प्रीलिम्स, एंड सेकेंडली दे आर वेरी हेल्पफुल इन राइटिंग गुड आंसर्स इन मेंस, सो यू शुड हैव स्कीम्स ऑन योर टिप्स। ओके, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान स्कीम क्या बोलती है? कुछ स्टेटमेंट्स हैं। द स्कीम गारंटीज अ मिनिमम पैकेज ऑफ एंटीनेटल, एंटीनेटल का मतलब क्या होता है? प्रेगनेंसी के टाइम पे जो भी केयर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, to women in their second and third trimester of pregnancy and 6 months post delivery. Now this is incorrect because antenatal care मिलती है, but उसमें second third trimester कुछ नहीं है, post delivery कोई services नहीं मिलती हैं under this program, under this scheme itself. Okay, ये अभी हम knowledge aspect में नीचे देखेंगे, तो this is purely based upon your knowledge of the scheme. Second, under the scheme, a private sector healthcare provider care provider of certain specialties can volunteer to provide services at nearby government health facilities. This is correct. This is again one of the features. यहां पर भी knowledge aspect ही play करेगा। तो schemes में ध्यान रखना है, knowledge plays a major role. You should be aware about every minute feature and provision of the scheme as well. क्योंकि उल्टे सीधे features उठा के आपसे questions पूछे जाते हैं, तो हर चीज ध्यान से पढ़नी है। The answer in this case would be option number B. 2 is correct, 1 is incorrect. यहां पर कुछ basic information provided है about this program. Quality antenatal care to over 3 crore pregnant women. A minimum package of services is offered on the 9th of each month. Okay? बस इसमें यही है और ज्यादा कुछ नहीं है। अब इससे हम what do we take away from this? As I had said, we take away that we have to be prepared with government schemes in detail, because these are good questions, easy questions, और आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको याद करना है बैठ के इनको। तो सारी स्कीम्स की एक लिस्ट बनाइए, 400-500 स्कीम्स की लिस्ट बनेगी, उसको बैठ के याद कर लीजिए, रिवाइज करिए 4-5 बार, 10 बार, ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू आंसर क्वेश्चंस वेल। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। अनदर क्वेश्चन ऑन स्कीम, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। एंट्री एज ग्रुप 21 to 40, नॉर्मली 18 to 40 होती है, बिकॉज 18 के बाद एडल्ट मानते हैं, तो इसलिए ये लॉजिक से भी आप लोग एलिमिनेट कर सकते थे। एज स्पेसिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन शैल बी मेड बाय द बेनिफिशियरी। ईच सब्सक्राइबर अंडर द स्कीम शैल रिसीव अ मिनिमम पेंशन ऑफ 3000 पर मंथ आफ्टर अटेनिंग 60 ईयर्स ऑफ एज। अब यहाँ पे नंबर्स हैं, बट ये नंबर्स सही हैं, तो हमेशा नंबर्स गलत नहीं होते, ये भी ध्यान रखना है। फैमिली पेंशन इज एप्लीकेबल टू स्पाउस एंड अनमैरिड डॉटर्स। यहाँ पे खाली स्पाउस होता है, अनमैरिड डॉटर्स नहीं है। अगेन फैक्ट को यूज करके आपको
गुमराह करने की कोशिश करी गई है. सो मेक श्योर दैट यूर रीडिंग फैक्ट्स thoroughly and again. One trick which works very well in UPSC prelim especially is that you read every question twice before trying to answer it. 2 बार पढ़ोगे ऑटोमेटिकली बहुत सारे डाउट्स जो तुम्हारे दिमाग में होंगे वो एलिमिनेट होने शुरू हो जाएंगे. So this one is correct and this one is correct, others are correct. Answer is option number B. यहां पर as I said लॉजिक थोड़ा सा काम किया, कॉमन सेंस 21 to 60 वाले में, 21 to 40 वाले में, but other than that it was all about knowledge and awareness about this scheme's provisions. Okay, family pension is only for spouse, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 भी इनकरेक्ट है. Now there was completion of 5 years of this scheme. तो जो भी स्कीम्स हैं जिनके 5 साल 10 साल 20 साल हुए हैं उन पे थोड़ा ज्यादा यू कैन फोकस अ लिटिल मोर ऑन दो स्कीम्स, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ओके, अगेन द सेम smartness we can take away from this, that cover the schemes thoroughly. Try and remember majority of the provisions of these schemes. वहीं से क्वेश्चन आते हैं, वहीं से क्वेश्चन आते रहेंगे at least in the next 3-4 years. So try and make sure that you do that. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. दिस इज अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन. एयरपोर्ट्स के नाम दिए हैं दोनये पोलो, कुशीनगर एंड विजयवाड़ा. करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है एंड साइमल्टेनियसली इट्स ऑल्सो वी कैन से अ क्वेश्चन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एंड वी आर आस्क्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स. तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है. व्हाट आई टेक अवे फ्रॉम दिस क्वेश्चन इज दैट दिस क्वेश्चन वाज टेकन आउट फ्रॉम PIB रिलीज. So Press Information Bureau, which is a government's website which comes out with daily releases, please take that seriously because normally हम लोग उसको skip भी कर देते हैं, बहुत सारे factual चीजें छोड़ देते हैं. मनीष सर covers PIB regularly, तो वो खाली PIB के सेशंस भी कंडक्ट करते हैं और खाली PIB पढ़ाते भी हैं और उनके डॉक्यूमेंट्स भी आते हैं. सो यू कैन कवर दैट एज वेल. उसमें बस PIB कवर होता है और कुछ कवर नहीं होता है. सो मेक श्योर दैट यू आर कवरिंग PIB. वहां से कुछ नहीं तो आपके 5-7 क्वेश्चन इजीली वहां से उठा सकते हो जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं एवरी ईयर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. टोटल फर्टिलिटी रेट इन द इकोनॉमी इज डिफाइंड एज. नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम सोशल इश्यूज. वी कैन पुट इट इन हेल्थ, इन जेंडर एंड दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन. आपसे टोटल फर्टिलिटी रेट की डेफिनेशन पूछिए. आई थिंक इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम टू आंसर दिस क्वेश्चन अगर आपने बेसिक्स पढ़े हैं. द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. द एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स अ वुमन वुड हैव बाय द एंड ऑफ हर चाइल्ड बियरिंग एज. ओके, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 पीपल इन द पॉपुलेशन. फर्टिलिटी रेट नहीं बताता है इसलिए उसको एलिमिनेट कर सकते हैं. कपल की बात होती नहीं है, फर्टिलिटी रेट इज स्पेसिफिक टू वुमेन इसलिए उसको हटा सकते हैं. बर्थ रेट माइनस डेथ रेट से फर्टिलिटी का कोई अंदाजा नहीं लग रहा है. यू आर नॉट गेटिंग एनी नंबर, एनी हेल्प इन आइडेंटिफाइंग फर्टिलिटी रेट पर वुमेन. सो दैट इज हाउ यू कैन एलिमिनेट इट. बट आई वुड से मोर देन एलिमिनेशन इन दिस अंडरस्टैंडिंग अबाउट द बेसिक डेफिनेशन एंड हाउ fertility rate is calculated, is found out, that is more important. Okay. Elimination 6, since fertility is directly related to women, we could have eliminated option number B. Fertility cannot be determined by subtracting birth rate from the death rate. तो इस तरह से हम ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेट कर सकते थे. ये कुछ टेक्निक्स यूज कर सकते थे लॉजिकली टू एलिमिनेट some of the definitions because they do not relate very well to total fertility rate. Okay, I hope that makes sense. ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, दैट इज द स्मार्टनेस दैट वी टेक अवे फ्रॉम देयर. सिंपल कॉन्सेप्ट्स लाइक डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन, डेफिनेशन ऑफ फर्टिलिटी रेट, MMR, IMR, ये सब आपको पता होना चाहिए. खाली नंबर्स याद करने से नहीं होगा, उनकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सोशल इशू सोशल अकाउंटिंग में डाल सकते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनीज में डाल सकते हैं. स्पेसिफिकली इट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द सिलेबस एनीवेयर. तो इससे पता लगता है कि करंट अफेयर्स की रेलेवेंस हो जाती है. यहां पे बहुत सिंपल से ऑप्शंस दिए हैं. CSR रूल्स स्पेसिफाई दैट एक्सपेंडिचर्स दैट बेनिफिट द कंपनी डायरेक्टली और इट्स एम्प्लॉइज विल नॉट बी कंसिडर्ड एज CSR एक्टिविटीज. नाउ दिस इज अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स में रेगुलरली ये आता रहता है दैट फलाना सच एंड सच कंपनी यूज्ड CSR फंड्स टू प्रोवाइड बेनिफिट्स टू एम्प्लॉइज एंड देयरफॉर इट वाज नॉट अ CSR एक्टिविटी. वो सब लिटिगेशंस चलते रहते हैं. फ्रॉम दैट यू वुड हैव अंडरस्टूड एंड रिमेंबर्ड कि हाँ CSR आ सकता है यहाँ. CSR rules do not specifically specify minimum spending on CSR. They indeed do specify minimum spending. CSR 135 section 135 Companies Act में specially specify करता है that this is the amount of money that you spend on CSR activities. तो ये सब सोशल अकाउंटिंग के अंदर आएगा. जब आप पढ़ोगे इंडियन इकोनॉमी तो उसमें ये पढ़ाना चाहिए.
या फिर नहीं पढ़ाया है, और अगर आप पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर में तो दैट इज हाउ यू इंटीग्रेट इट विद सर्टेन चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ओके, यहां पर अब नॉलेज एस्पेक्ट क्या है, स्पेसिफिक डिटेल्स अबाउट सीएसआर, सीएसआर से काफी बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। कॉमन सेंस में बस यही है कि यू शुड बी अवेयर अबाउट करंट अफेयर्स एंड ट्राई एंड लिंक देम विद द बेसिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एंड दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स को बेसिक्स के साथ इंटरलिंक करना जरूरी है। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं 2.6, चैप्टर नंबर 2.6, विच इज रोल ऑफ इंडियन बैंक्स एंड आरबीआई इन डेवलपमेंट। दिस इज रिलेटेड टू फाइनेंस, रेगुलेशन, बैंकिंग, और यहां से क्वेश्चंस पढ़ते जा रहे हैं ईयर आफ्टर ईयर। देयर वर अ टोटल ऑफ 7 क्वेश्चंस इन दिस ईयर एज वेल। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिजिटल रूपी के बारे में क्वेश्चन है। इट इज अ सॉवरेन करेंसी इशूड बाय आरबीआई, सो दिस इज अ क्वेश्चन ऑन सीबीडीसी। देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन सीबीडीसी इन 2023 एज वेल। रेपिटेशन देखा है देखो हमने सेम टॉपिक से, बिकॉज इट इज सो इंपॉर्टेंट। It is a sovereign currency issued by RBI. It appears as a liability on RBI's balance sheet. It is insured against inflation. No kind of currency insures against inflation. तो ये तो गलत होना ही था. It is freely convertible against commercial bank money and cash. That is the beauty of CBDC. आप कभी भी उसको currency में convert कर सकते हो. It is a liability on RBI balance sheet just like all the other currency. This is also a liability क्योंकि RBI issue कर रहा है. एंड इट इज अ सॉवरेन करेंसी जस्ट लाइक एनी अदर करेंसी। सॉवरेन करेंसी नहीं होती तो उसकी वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। तो लॉजिक से भी आप सीबीडीसी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता है, बेसिक्स पता है, तो भी आई थिंक यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, तो यहां पे मोर देन नॉलेज कॉमन सेंस इज प्लेइंग अ रोल, बिकॉज इफ यू नो द बेसिक्स अबाउट सीबीडीसी और एनी करेंसी, द बेसिक फीचर्स ऑफ एनी करेंसी इन एन इकोनॉमी, यू कैन कम टू द राइट आंसर। आप कुछ एक्सटेंट तक एलिमिनेशन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन ऑन गवर्नमेंट स्कीम, बट ये डिजिटाइजेशन से क्वेश्चन है, दैट इज व्हाई इट इज पुट इन चैप्टर नंबर 2.7 आई गेस, 7 है या 6 है, 6 में डाला है, चैप्टर नंबर 5 में नहीं डाला है। विद रेफरेंस टू डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम है जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। सम स्टेटमेंट्स आर गिवन टू इंप्लीमेंट द स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स 100% फंडिंग, कैडेस्ट्रल मैप्स आर डिजिटाइज्ड, an initiative has been undertaken to transliterate the record of rights from local language to any of the languages recognized by Constitution of India. अब ये बहुत फैक्चुअल सा क्वेश्चन है जिसमें स्पेसिफिक डिटेल्स दी है आपको स्कीम की। आई वुड नॉट ट्राई एंड गेट टू मच इनटू इट एंड टेल यू ऐसे आंसर कर लो, ऐसे एलिमिनेट कर दो, बिकॉज दैट इज ऑल एक्चुअली BS, दैट डजंट वर्क इन रियलिटी। रेट्रोस्पेक्टिवली बोलना बहुत आसान है और हीरो बनना बड़ा आसान है, बट एक्चुअली एग्जाम हॉल में नहीं हो पाता है। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको इस प्रोग्राम की अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी थी, अदरवाइज यू वुड नॉट हैव बीन एबल टू एलिमिनेट मेनी ऑप्शंस। इसमें सारे ही ऑप्शन सही हैं, तो इसमें ज्यादा कुछ डिस्कस करने के लिए नहीं है। आई वुड से दैट दिस इज अ क्वेश्चन मोर फोकस्ड ऑन द नॉलेज एस्पेक्ट। कॉमन सेंस इसमें यह है कि 2023 में द यूनियन गवर्नमेंट हैड रिपोर्टेड दैट कैडेस्ट्रल मैप्स ऑफ 35% ऑफ ओवर 6 लाख विलेजेस हैव बीन जियो रेफरेंस्ड। तो ये आपको पीआईबी में जरूर मिला होगा, दैट इज व्हाट यू कैन लर्न फ्रॉम दिस। ओके, आगे चलते हैं। एलिमिनेशन ट्रिक देखो मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, नॉट एप्लीकेबल, आप कुछ नहीं लगा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन एनबीएफसी एंड एलएएफ। इन इंडिया एनबीएफसीज कैन एक्सेस एलएएफ विंडो ऑफ द आरबीआई। इन इंडिया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैन होल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एंड इन इंडिया स्टॉक एक्सचेंजेस कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेट्स। इसमें से हमें बताना है कौन से करेक्ट है, कौन से इनकरेक्ट है। देखो इसमें फर्स्ट वाला थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। NBFCs normally cannot access liquidity adjustment facility, but primary dealers who are a part of NBFC can access LAF. Number one. Secondly, in 2009, if you are aware, अगर आपने डेप्थ में पढ़ा है, तो after 2008 global financial crisis, in 2009 the government opened the route of strategic and special funding for NBFCs and mutual fund houses by giving them access to LAF facility, because there was a threat कि NBFCs या फिर म्यूचुअल फंड्स माइट स्टार्ट क्रैशिंग, तो गवर्नमेंट सपोर्ट देना चाहती थी थ्रू आरबीआई। दे सेड लेट्स ट्राई एंड गिव एक्सेस टू चीपर फंडिंग थ्रू लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, दैट इज हाउ दे सेव देम। तो इसीलिए इसको एक इमरजेंसी या एक्स्ट्रा फैसिलिटी की तरह रखा है, विच कैन बी यूज्ड बाय एनबीएफसीज और कैन बी यूज्ड बाय द आरबीआई एंड द गवर्नमेंट टू हेल्प एनबीएफसीज इन केस ऑफ एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन। ओके, तो इसीलिए अगर वो लॉजिक लगाएं तो
ये वाला स्टेटमेंट गलत होना चाहिए। अगर दूसरा लॉजिक लगाएं पीडी वाला, प्राइमरी डीलर वाला, तो ये लॉजिक सही, ये स्टेटमेंट सही होना चाहिए, तो ये कॉन्ट्रोवर्शियल है। इन इंडिया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैन होल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यस ये दे कैन, व्हाई वुड दे नॉट बी अलाउड? और अभी तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैव ऑल्सो लिस्टेड ऑन वेरियस इंटरनेशनल इंडेसेस, तो इसीलिए वहां पे तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ही इन्वेस्ट करेंगे, तो ये सही है। स्टॉक एक्सचेंजेस कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेट्स, क्यों नहीं होना चाहिए? लॉजिकल भी है और इंफॉर्मेशनल भी है, बिकॉज अगर नहीं अलाउड होगा द डेट मार्केट विल नॉट बी एबल टू ग्रो, एंड सेबी एंड आरबीआई बोथ वांट द डेट मार्केट टू ग्रो एज फास्ट एज पॉसिबल, बिकॉज अभी भी काफी शैलो है, तो इसीलिए सेकेंड और थर्ड तो सही होने ही चाहिए। मेरे हिसाब से आंसर शुड बी ऑल थ्री, बिकॉज प्राइमरी डीलर्स कैन एक्सेस, और यहाँ पे ऑल वर्ड यूज नहीं किया है, दैट ऑल एनबीएफसीज कैन एक्सेस, सो आई थिंक वी कैन से दैट द फर्स्ट वन इज करेक्ट। बट येस 2025 में जब एग्जाम होगा तब पता लगेगा हमें कि एग्जैक्टली इसका आंसर क्या था। अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी ऑप्शन नंबर सी, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। ओके, in exceptional circumstances NBFCs were allowed to borrow through LAF in 2009. That is an information that can help you come to the answer better. ये करंट अफेयर्स से क्वेश्चन था। स्मार्टनेस इसमें ये थी कि कुछ सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट्स एटलीस्ट लॉजिकल थी। इफ यू हैड रेड अबाउट करंट अफेयर्स अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिस्टिंग इन इंडिसेस वर्ल्ड वाइड, तो फिर ऑटोमेटिकली यू कुड हैव कम टू द आंसर फास्टर कि यहाँ सेकंड सही लग रहा है, और थर्ड भी लॉजिक लगा के आप पहुंच सकते थे, जो मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज? इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स, रिटेल इन्वेस्टर्स। ऑल ऑफ देम ऑफ कोर्स कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ऊपर वाले से कनेक्टेड है। इफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, व्हाई वुड इंश्योरेंस एंड पेंशन फंड्स नॉट बी अलाउड? वो तो इंडियन है तो वो तो अलाउड होंगे ही। Retail investors were recently allowed through a scheme called as Retail Direct Scheme, wherein a portal has been created जहां से वो directly you and me can also go and buy government securities there. Okay, so the answer is option number D. All the three are correct. ऊपर वाले से कनेक्ट करके भी आंसर कर सकते थे, एंड अदरवाइज लॉजिक लगा के भी आंसर कर सकते थे, बट इसकी वजह से प्लीज डू नॉट थिंक दैट नॉलेज की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। नॉलेज की इंपॉर्टेंस उतनी ही रहती है यहाँ पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मोटर व्हीकल, करेंसी स्वैप, इनमें से कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है? अगेन अ लॉजिकल क्वेश्चन, बट यस द स्टूडेंट्स वर नॉट अ पार्ट ऑफ who are not from commerce background, economics background, they might find it difficult to answer these basic questions as well. Financial instrument, any instrument which is purely financial in nature. Motor vehicles are not financial instruments, they are actual physical assets. They are not financial assets, they are physical assets. आपके पास एक गाड़ी है, if you are using the motor vehicle, the asset of motor vehicle, and using that if you are creating a financial asset, financial instrument, then that is a different thing, but motor vehicle itself is a physical asset. Exchange traded fund are like any kind of mutual funds, just that they are traded on the exchanges. तो ये financial instrument हो गया. Currency swap is an derivative instrument. Derivatives वगैरह अब आपको पढ़ने पड़ेंगे, फाइनेंस में थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा. I will start doing all of that in a very short span of time. धीरे धीरे हम करना शुरू करेंगे, but this gives us an idea. तो स्मार्टनेस यहाँ पे आई कि हमें आइडिया मिल रहा है कि हमें इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट, इन सब के बारे में ज्यादा डेप्थ में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा. द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. 1 and 3 आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. सेकेंड वन, मोटर व्हीकल्स, इज नॉट अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. ओके, यहां पर यही सब लिखा है जो मैंने भी आपको बताया है. नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू रूल्स इम्पोज्ड बाय आरबीआई व्हाइल ट्रीटिंग फॉरेन बैंक्स, consider the following statements. Number 1, there is no minimum capital requirement for wholly owned banking subsidiary. ऐसा नहीं हो सकता कि minimum capital requirement ना हो. If there is a minimum capital requirement on banks, Indian banks, why would there not be a minimum capital requirement on wholly owned foreign subsidiaries, foreign banks who have subsidiaries working through subsidiaries in India? In fact, 500 करोड़ की minimum capital requirement already है. तो ये एक लॉजिक भी है और यहाँ पे नॉलेज भी है, दोनों साथ में मिलकर आपको हेल्प कर सकते हैं. For wholly owned banking subsidiaries in India, at least 50% of board members should be Indian national. ये प्योर नॉलेज या फिर इंफॉर्मेशन एस्पेक्ट हो गया, मैं बोलूंगा. इसमें कोई भी लॉजिक आप नहीं लगा सकते. आप सोच सकते हो, जस्ट ट्राई टू, इन ऑर्डर टू ट्राई एंड गेट टू द राइट आंसर, यू कैन से कि हाँ, बिकॉज इट्स अ फॉरेन बैंक तो इंडियन मिनिमम 50% होने चाहिए, बट वी नेवर नो, इट कुड हैव बीन 1/3 ऑल्सो. ओके,
अगर हमें ये डिटेल्स नहीं पता है, इट इज just like a fluke that we are playing around with in the exam hall. So second option I would say is purely informational and knowledge. First वाला थोड़ा logical हो सकता है. Okay. In this the answer is only 2 because there is a minimum capital requirement. First वाला गलत है. I would call this question difficult अगर knowledge के basis पे जा रहे हो, because ये जो second statement में पूछा है आपसे, ये ऐसा नहीं है कि normally हम wholly owned subsidiaries के बारे में पढ़ते हैं तो ये पढ़ा दिया जाता है. ये आपको RBI की वेबसाइट पे बहुत डेप्थ में जाने के बाद मिलेगा. So that is why I can say that this is a difficult question with in-depth knowledge being required. Okay? और knowledge नहीं, बहुत information oriented question था ये. Next question पे आते हैं. With reference to Indian economy, collateral borrowing and lending obligations are the instruments of money market. So this tells us that we are not only required to read about capital market, we are also required to read about money market. इसमें money market के instruments भी आ जाएंगे. Lot of instruments, certificate of deposit, कमर्शियल पेपर, ये सारे पढ़ने पड़ेंगे आपको. टर्म, कॉल, नोटिस, ये सारी चीजें हमको पढ़नी पड़ेंगी बिकॉज यहाँ से रेगुलरली क्वेश्चंस आ रहे हैं. ओके. विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, क्वेश्चन इज कोलेटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशंस आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ बॉन्ड मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, मनी मार्केट और स्टॉक मार्केट. इफ यू हैव नो आइडिया अबाउट व्हाट CBLO इज, देन ऑब्वियसली आई वुड कॉल इट अ नॉलेज ओरिएंटेड. इसमें कोई लॉजिक आप नहीं लगा पाओगे, तो यहाँ पर लॉजिक पे फोकस ना करके नॉलेज पे फोकस करके ही यू कैन ट्राई एंड आंसर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन द फ्यूचर ऑल्सो. तो स्मार्टनेस में यही बोलूंगा, लर्न वेरियस फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, वेदर इन द मनी मार्केट, वेदर इन द कैपिटल मार्केट, दोनों इंपॉर्टेंट है. लेट्स कम टू द लास्ट चैप्टर 2.7. देयर वर 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस. दोनों ही बिल्कुल बेसिक, प्राइमरी, टर्शियरी, सेकेंडरी सर्विस, क्वार्टरनरी, क्विनरी, इन सब से क्वेश्चन पूछे गए थे जो आपको मैक्रो माइक्रो में पढ़ाए जाते हैं. लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 1. इकोनॉमिक एक्टिविटी दी है और सेक्टर दिया है, एंड वी हैव टू फिगर आउट विच एक्टिविटी बिलोंग्स टू विच सेक्टर. स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर है तो प्राइमरी हो गया, बट उसका वेयर हाउसिंग है, स्टोरेज है, तो वो टर्शियरी या फिर सर्विस सेक्टर होना चाहिए, सेकेंडरी नहीं होना चाहिए. सेकेंडरी इज प्रोडक्शन, इंडस्ट्री, वहां पे सेकेंडरी आता है. डेयरी फार्म प्राइमरी, सही है. मिनरल एक्सप्लोरेशन टर्शियरी. देखो माइनिंग प्राइमरी में आती है, मिनरल एक्सप्लोरेशन थोड़ा कंट्रोवर्शियल है. सम पीपल लाइक टू पुट इन प्राइमरी, सम पीपल लाइक टू पुट इन टर्शियरी ऑल्सो. वो क्वार्टरनरी में डाल देते हैं सोच के कि, या ये बोल के कि बिकॉज वहां पे बहुत स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी है, स्पेशल नॉलेज चाहिए, R&D बहुत हैवी चाहिए, दैट इज व्हाई इट शुड कम अंडर क्वार्टरनरी सेक्टर. तो ये कंट्रोवर्शियल है. थर्ड वाला कहां पर आना चाहिए? वीविंग क्लॉथ सेकेंडरी, सही है. you've taken out cloth and now you're weaving it, जैसे महात्मा गांधी करते थे, वो सेकेंडरी हो गया, वो सही है, प्रोडक्शन के बराबर हो गया. सो therefore the answer to this question should be, फर्स्ट वाला हमारा गलत हो गया, सेकंड वाला सही है, फोर्थ सही है. सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, तो ओनली 2 होगा या फिर ओनली 3 होगा इफ यूपीएससी से मिनरल एक्सप्लोरेशन टर्शियरी में आएगा. सो दैट इज व्हाई दिस इज अ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन. अगेन बेसिक अंडरस्टैंडिंग, यहां पे आप लॉजिक कुछ ज्यादा नहीं लगा सकते, नॉलेज विल प्ले अ बिग रोल. योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज अ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, क्वार्टरनरी, क्विनरी, वो आपको पता होना चाहिए. और ये मैंने एनसीईआरटी से निकाला है. देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियरली डिफाइंड भी हैं बहुत सारी चीजें. जैसे ही क्वार्टरनरी में इन्होंने लिखा है इंफॉर्मेशन बेस्ड, R&D बेस्ड. क्विनरी में स्पेशलिस्ट, डिसीजन मेकर, कंसल्टेंट, पॉलिसी फॉर्मुलेटर्स. तो क्विनरी में तो नहीं आएगा मिनरल एक्सप्लोरेशन. R&D बेस्ड में सम पीपल आर अ लिटिल कंफ्यूज्ड, बट आई वुड स्टिल मेक इट अ पार्ट ऑफ प्राइमरी रादर देन R&D बेस्ड, क्योंकि R&D तो हर चीज में होती है. आगे चलते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड. द लास्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू फिजिकल कैपिटल इन इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. आइटम दिया है और उनकी कैटेगरी दी है. नाउ अगेन यहां पर फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल की अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, विच इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड बेसिक्स ऑफ फाइनेंस. तो एक्सपेक्ट करना कि एक यूपीएससी स्टूडेंट को ये सब पता हो, वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली टू फिगर आउट फॉर अ स्टूडेंट टू रीड ऑल दीज थिंग्स, स्पेशली इफ यू नॉट फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, फाइनेंस बैकग्राउंड. कॉमर्स फाइनेंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हो तो आपको एडवांटेज मिलेगा, नहीं हो तो आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा. सो बेसिक्स ऑफ फाइनेंस, बेसिक डिक्शनरी ऑफ फाइनेंस अगर आप पूरा पढ़ लोगे, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू. यहां पर क्या है, फार्मर्स फ्लो, एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं. वर्किंग कैपिटल, कंप्यूटर फिक्स्ड कैपिटल, यार्न यूज्ड बाय द वीवर फिक्स्ड कैपिटल, पेट्रोल वर्किंग कैपिटल. नाम से ही आप थोड़ा सा शायद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो. इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट व्हाट इज वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल इज मनी दैट इज used in the normal running of the business, and fixed capital is something that is used for a long period of time.
तो कंप्यूटर लंबे टाइम के लिए यूज होता है तो फिक्स्ड कैपिटल हो गया। पेट्रोल आपने आज लिया कल खत्म हो गया, वर्किंग कैपिटल हो गया। लेट्स से आप उससे अपना ऑफिस चला रहे हो, फैक्ट्री चला रहे हो जनरेटर्स के थ्रू, तो वर्किंग कैपिटल हो गया। यान यूज बाय द वीवर, वो वर्किंग कैपिटल हो गया, उससे वो बनाएगा जो भी बनाना है। फार्मर्स प्लो, ये फिक्स्ड कैपिटल हो गया, क्योंकि वो ऐसा तो नहीं कि आज चला है तो घिस गया, 4-5 साल 10 साल तो वो चलेगा, तो ये फिक्स्ड कैपिटल हो गया। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया। 2 and 4 आर करेक्ट, आंसर वुड बी ओनली 2। अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिक्स्ड कैपिटल वर्किंग कैपिटल बिकम्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें बेसिक क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रॉम एनसीईआरटी आर बीइंग आउट। आज तो हमें एनसीईआरटी ढंग से पढ़ना जरूरी है, वहां से अंडरस्टैंडिंग करना जरूरी है। रट के कुछ नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा जरूरी है इंडियन इकोनॉमी में और इकोनॉमिक्स में, उसी के बेसिस पे आप एक्चुअल में निकाल पाओगे। ओके, so this is all about previous year paper analysis of 2024 economy section। ऐसे ही मैंने चैप्टर वाइज सारे सेक्शंस, सारे सब्जेक्ट्स, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशन, सब कुछ इस तरह से डिवाइड किया हुआ है। मैं बहुत जल्दी लिंक भी डालना शुरू करूंगा, वो आप कैसे एक्सेस कर सकते हो। ओके, आई होप यू लाइक दिस सेशन। इफ यू डिड, do not forget to put your anything about yourself in the comment section below, anything that you want to ask me, that you want to know from me, that you want me to teach you or create videos upon. I will be more than happy to try and spend time on doing what you as students need. I'll see you very soon. Till then, all the best, take care, bye bye, jai hind.